हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए 12 फरवरी को है अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम। उसके लिए हम लाए हैं VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रावधान और संचय में क्या अंतर है। तो इसका जवाब है प्रावधान और संचय में निम्नलिखित अंतर है। पहला देखते हैं प्रावधान। प्रावधान आयोजन किसी विशेष हानि को ज्ञात करने के लिए किया बनाया जाता है। इसका उद्देश्य ज्ञात हानि या ह्रास की व्यवस्था के लिए किया जाता है। आयोजन का निर्माण अनिवार्य रूप से चाहे किसी भी व्यापार में लाभ हो न हो इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं संचय। संचय किसी निश्चित दायित्व के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य कार्यशील पूंजी में वृद्धि करना एवं अज्ञात हानि के लिए प्रावधान करना है। ठीक है, संचय का निर्माण केवल लाभ की स्थिति में बनाया जाता है। इसे कभी भी आप हानि की स्थिति में नहीं बना सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। साझेदारी के समापन और फॉर्म के समापन में अंतर बताइए। ठीक है, तो एक कॉमन चीज़ है ना कि साझेदारी का समापन और फॉर्म का समापन। पहला है साझेदारी के समापन। इसका अर्थ साझेदार को वर्तमान समझौते में परिवर्तन होना। ठीक है, तो इस स्थिति में फर्म का व्यवसाय चालू रहता है, यानी कि फर्म बंद नहीं होती है, यानी कि फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। इसमें लेखा पुस्तकें बंद करना जरूरी नहीं है, यानी कि इसमें किसी भी पुस्तकों को बंद किया नहीं जाता। साझेदारी के समापन से फर्म का समापन नहीं होता। ठीक है, साझेदारी के समापन से फर्म बंद नहीं होता। चलिए अगला देखते हैं फर्म का समापन। इसका मतलब है फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी की समाप्ति, यानी कि अनुबंध होता है एक तरीके से कि चलो भाई हम व्यापार को इतना दिन तक चलाएंगे। ठीक है, इस स्थिति में फर्म का व्यवसाय बंद रहता है। इसमें लेखा पुस्तकें बंद कर दी जाती है। फर्म के समापन में साझेदारी का निश्चित रूप से समापन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा भी आई है। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं ना कि अंशधारी, ठीक है, कि अंशधारी और ऋण पत्रधारी में कोई अंतर, 3 अंतर बताएं। तो पहला, अंशधारी कंपनी के अस्थायी होते हैं। ठीक है, यानी कि कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है, अंशधारियों को प्रबंध के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अंशधारियों के अंश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ऋण पत्रधारी में आते हैं। तो ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। ठीक है, इन्हें प्रबंध संबंधी अधिकार नहीं होते। ऋण पत्र अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो का। ठीक है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है। तो देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं ना, कि रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब मान लीजिए कि ना कि आप कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी की हम रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करते हैं। ठीक है, जिससे रोकड़ बजट भी तैयार होता है, कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इस सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्राप्ति और भुगतान खाता की विशेषता बताएं। ठीक है, प्राप्ति और भुगतान खाता की विशेषता बताएं। तो प्राप्ति और भुगतान खाता की निम्नलिखित विशेषता है ना। एक में यह एक वास्तविक खाता है। ठीक है, यह एक वास्तविक खाता है। इनमें सभी प्राप्तियां चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो, इसमें डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है, यानी कि जितनी भी चीज़ें आती है उसे हम डेबिट करेंगे और जितनी भी चीज़ें जाती है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसमें रोकड़ मद जैसे ह्रास, अप्राप्य आय और अद्वितीय व्यय नहीं लिखे जाते। इस खाते के डेबिट पक्ष में सबसे पहले टू बैलेंस विधि यानी कि आरंभ की रोकड़ शेष लिखी जाती है। ठीक है, लेखांकन अवधि के अंत में इस खाते का शेष निकाला जाता है। ठीक है, इसे अंतिम हस्तरस्त रोकड़ यानी कि कैश इन हैंड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखे हैं साझेदारी संलेख के तत्व को बताएं। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा भी आई है। क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ठीक है, साझेदार की संलेख के तत्व को बताएं। तो साझेदार संलेख स्पष्ट होना चाहिए ताकि बाद में कोई विवाद उत्पन्न ना हो। ठीक है, यानी कि साझेदारी के बीच जो समझौता होता है स्पष्ट रूप से होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिसके कारण बाद में कोई विवाद ना हो। ठीक है, साझेदारी संलेख पंजीकृत अपंजीकृत कुछ भी हो सकता है, कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, अगला है साझेदारी फॉर्म
साझेदारी संलेख में फर्म का नाम, मुख्य व्यवसाय का नाम, फर्म की अवधि, साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी, ब्याज का दर इत्यादि का लेखा होना जरूरी है। ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा एनपीओ का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ लेते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे है आपका, देखते हैं ना, 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता के लिया गया तथ्य निम्नलिखित प्रकार है। तो देखिए, लेखन सामग्री का स्टॉक 4000 था 2009 में, और 2000 लेखन सामग्री के लिए लेनदार 9000 थे, है ना। इधर थे मार्च 2020 में 3000 और 25000। ठीक है, तो पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी, पहले वो आपकी किताब में कहीं लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे ना कि पहले हम यहाँ पे लेस ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग क्रेडिटर कितना है तो 9000, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग, ठीक है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी लिख के ओपनिंग क्रेडिटर को घटाया जाता है। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर को घटाया जाता है, उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए, ओपनिंग क्रेडिटर को घटाया जाता है, क्लोजिंग क्रेडिटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद लेखन सामग्री का स्टॉक, उसमें आ गया यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, को क्या किया जाता है, लेस किया जाता है, और ओपनिंग स्टॉक को जोड़ा जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब देख लीजिए लेस क्या क्या है इसमें। तो एक कॉमन चीज़ है, इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम क्या करेंगे ना, यहाँ